नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंधु सिंधु नदी के किनारे भौगोलिक स्थल इसके स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की प्रथम खुदाई हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी किस प्रकार नगरों का विकास किया गया था। उसका एक ये सर्वोत्तम उदाहरण है। सभ्यता भौतिक अवशेषों के अध्ययन को ही हम सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू में है, चिनाब नदी के किनारे वहाँ तक विस्तृत थी, जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र, दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, वहाँ तक फैली हुई थी। जबकि पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और पश्चिम में सुदका गैंडोर, यह दक्षिण बलूचिस्तान में है, और यह दास्त नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा में एक टीले को देखा था। उसके पश्चात वहाँ पर 1853 से 1876 के बीच कनिंघम ने सर्वेक्षण का कार्य करवाया। और 1920 के दशक में जब जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का निदेशक बना, तब इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। और सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। यह पूरा क्षेत्र सिंधु सभ्यता का जो है वो एक त्रिभुज के समान के आकार का है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह सभ्यता अविभाजित भारत के समय की है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विभाजन के पश्चात इसके अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चले गए हैं। भारत में भी इसके स्थल आज भी मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चले गए हैं। अब आते हैं इसके काल निर्धारण के ऊपर। अलग अलग विद्वानों ने इसके काल का निर्धारण अलग अलग रूप में किया है। इसके लगभग 1000 से अधिक क्षेत्रों की जानकारी इतिहासकारों को होने के बावजूद तकनीक व आर्थिक समस्याओं के कारण हम केवल इसके 3% भाग पर ही खुदाई कर सके हैं। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जॉन मार्शल इसका समय 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित करते हैं। मार्टिन व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित करते हैं। फेयर सर्विस मानते हैं इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रहा है। NCERT मानती है कि इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच रहा होगा। जबकि कार्बन डेटिंग निर्धारण पद्धति, जो कि एक प्रमाणिक पद्धति मानी जाती है, वह मानते हैं कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच इसका समय रहा होगा। अब आते हैं हम इसके सिंधु सभ्यता का उदय। तो इसमें भी अलग अलग मत हैं।
एक मत मानता है कि यह एक आयातित सभ्यता थी जिसमें जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे विद्वान शामिल हैं। वे मानते हैं कि यहाँ के लोगों का इसमें कोई योगदान नहीं था, इसमें विदेशियों की भूमिका रही है। समकालीन सभ्यताओं से समानता स्थापित करते हैं, जैसे कालीबंगा, मेसोपोटामिया, सुमेर। और दूसरा जो मत है उसमें रोमिला थापर, अमलानंद घोष जैसे इतिहासकार शामिल हैं। वे मानते हैं कि इसका विकास क्रमिक स्वदेशी रूप में हुआ। रोमिला थापर के अनुसार यह सभ्यता ईरान, बलूचिस्तान के विकास से इस संस्कृति का विकास हुआ है, अर्थात बलूची संस्कृति से इसका उदय हुआ है। जबकि अमलानंद घोष इस सभ्यता के विकास को सौती संस्कृति से मानते हैं। वह वहीं पर जो विदेशी मत है वो इसके समानता और असमानता के तत्व निर्धारित करते हैं दूसरी सभ्यताओं से। तो समानता के तत्व जैसे कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, उनको लिपि का ज्ञान था, तांबे, कांसे वे पाषाण के उपकरणों का प्रयोग ये करते थे। और चौथा है कच्ची ईंटों का प्रयोग। और यही सब प्रयोग है जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया की मिस्र में से थी, और सुमेरियन सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता, उनमें भी ये सब तत्व पाए गए हैं। अब उन्हें बताते हैं कि असमानता के तत्व क्या थे। नगरीय योजना मेसोपोटामिया की तुलना में अधिक व्यवस्थित थी सिंधु सभ्यता की। लिपि का अंतर रहा, सुमेरियन सभ्यता में लगभग 900 अक्षर पाए गए हैं, जबकि उनका आकार कीलनुमा था। जबकि सिंधु सभ्यता में 400 चित्रात्मक प्रतीक पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग के शासन का स्पष्ट प्रमाण है, जबकि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं है। दो बड़ी सभ्यताओं के बीच व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध होना स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ये एक दूसरे से प्रेरित हो सकती हैं, किंतु किसी सभ्यता की संपूर्ण अस्तित्व दूसरी सभ्यता के कारण नहीं हो सकता। सिंधु सभ्यता का विकास एक क्रमिक रूप से हुआ है। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, पहले पूर्व हड़प्पा, इसकी विशेषताएं थी पशुचारण व अस्थायी कृषि से का विकास। इसका उदाहरण है मेहरगढ़। उसी प्रकार पूर्व हड़प्पा के बाद होता है आरंभिक हड़प्पा। इसमें स्थायी कृषि का विकास हुआ, बड़े गांवों से शहरों की निर्माण की ओर अग्रसर हुए। इसका उदाहरण है आमरी। ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। प्रौढ़ हड़प्पा या विकसित हड़प्पा, इसमें बड़े बड़े नगरों, व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ, जैसे कि कालीबंगा में। और उसके बाद है उत्तर हड़प्पा, नगरों के पतन की स्थिति जो कि लोथल रहा है वो दर्शाता है। नगर उसको कहा जाता है जिसके 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो और वहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या हो, उसे नगर कहा जाता है। नगरीकरण व्यापार को बढ़ावा देता है तथा व्यापार नगरीकरण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में व्यापार अपने चरम पर था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरी सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता रही है नगरीय योजना। इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।